ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नितेश गुप्ता से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर नितेश, इस समय देश में कई स्थानों पर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिनमें दिल्ली, केरल, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र शामिल हैं। कई राज्यों ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं। आप कोरोना के मामले में बढ़ोतरी के क्या कारण मानते हैं? कोरोना के बढ़ते मामलों में जो कारण माने जा रहे हैं उनमें से प्रमुख हैं कि ठंड आ गई है, दूसरा है पॉल्यूशन बहुत है, बढ़ गया है, और तीसरा माना जा रहा है कि लोगों ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो होता है उसको छोड़ दिया है। तो इन तीनों कारणों को मिला के माना जा रहा है कि केसेस फिर से स्पेशली नॉर्थ इंडिया और दिल्ली जैसे शहरों में बढ़ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि आने वाले 2 महीने कोरोना की जंग में निर्णायक साबित होंगे। क्या ठंड के साथ संक्रमण बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है? ठंड के साथ स्पेशली वायरस संक्रमण के बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती है। हमने पहले भी देखा है कि इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी ठंड के मौसम में ज्यादा लोगों को बीमार करती है। इसीलिए उसी हिसाब से, क्योंकि ये भी एक वायरस है, ठंड में इसके बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। और डॉक्टर नितेश, आपने ब्रोंकियल अस्थमा और इंडोर एयर पॉल्यूशन पर विशेष काम किया है। इस समय राजधानी में प्रदूषण का स्तर, जिनमें PM 2.5, PM 10 और PM 1 के स्तर में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे में लोगों को क्या विशेष सावधानी रखनी होगी और प्रदूषण बढ़ने से कोरोना संक्रमितों के लिए किस तरह का खतरा पैदा हो सकता है? प्रदूषण बढ़ने से फेफड़ों की बीमारी वैसे भी बढ़ती है, तो इसमें कोरोना के मरीज जो अफेक्ट अभी हो रहे हैं या जो ठीक हो रहे हैं, उनको अपना विशेष तौर से ज्यादा ध्यान रखना है। उनके लंग्स में सूजन होती है और प्रदूषण के कण होते हैं, वो अपनी तरफ से सूजन और कराते हैं। ऐसे में सांस की नलिकाएं पतली होके कमजोरी आ जाती है, जिससे सांस की दिक्कतें ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे मामलों में जिनको पहले से फेफड़ों की बीमारी है या जिनको अभी कोरोना से जो ठीक होके बाहर निकल रहे हैं, उनको अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। और डॉक्टर नितेश, इस समय राजधानी दिल्ली में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लोगों के अंदर एक डर का माहौल है। ऐसे में जो लोग दिल्ली में हैं और उन्हें दूसरे राज्यों की यात्रा करनी पड़ रही है, उनसे भी लोग घबरा रहे हैं। ऐसे में आप दिल्ली के लोगों को क्या सलाह देंगे? दिल्ली के लोगों से मैं यही विनती करना चाहूंगा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को ना छोड़े। जब भी बाहर निकले मास्क पहने और ढंग से पहने, हाथों को पानी साबुन से या सैनिटाइजर से वॉश रखें और उचित दूरी बनाए रखें, और अगर बाहर जाना जरूरी नहीं है तो उसको अवॉइड करें। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको जब भी सर्दी, खांसी, जुकाम होता है तो वो टेस्ट कराने से कतराते हैं, या कहीं ना कहीं उनके मन में है कि अगर हम टेस्ट कराने जाएंगे तो उन्हें कोरोना निकल आएगा तो दिक्कत होगी। तो ऐसे में लोगों को किस तरह से क्या करना चाहिए अगर उन्हें, क्योंकि मौसम भी तेजी से बदल रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो रहा हो कि लोग इसका एडवांटेज लेके टेस्ट कराने से बच रहे हों? हमें यही ध्यान रखना है, टेस्ट कराने से बचना नहीं है। जितनी जल्दी हम टेस्ट और आइसोलेट करेंगे एक केस को, वो आगे जाके कम से कम 10 केस को कोरोना होने से हमें बचा सकता है। इसीलिए अगर किसी को लक्षण है, पहले दूसरे दिन की इंतजार नहीं करना है कि ठीक हो जाएंगे, मौसमी बुखार है, एक बार टेस्ट जरूर कराना है। टेस्ट अगर नेगेटिव आता है और वो ठीक हो जाते हैं तो आगे कुछ नहीं करना है, और अगर टेस्ट का नेगेटिव है पर उन पर फिर भी बनी रहती है तो हो सकता है दोबारा टेस्ट करें। और डॉक्टर नितेश, अगर किसी को सर्दी, खांसी या जुकाम इस तरह की समस्या है और वो अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट कराता है, उसका नेगेटिव आता है, तो क्या उसे फर्दर RT-PCR की जरूरत है? जी बिल्कुल, ICMR की गाइडलाइंस भी यही कहती हैं। अगर कोई पेशेंट रैपिड सिम्टम्स हैं और रैपिड एंटीजन से नेगेटिव है तो उसको अगला टेस्ट RT-PCR कराना जरूरी है। और वैसे भी अभी देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी वैक्सीन के डेवलपमेंट पे अपनी कड़ी नजर बनाए हुए हैं, और वो इस बारे में भी कल भी उन्होंने बैठक की है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये वैक्सीन हमारे देश में भी आ जाएगी। डॉक्टर नितेश, जब ये वैक्सीन आ जाएगी तो ऐसे लोग जिनको डायबिटीज है या किसी दूसरी बीमारी के वो शिकार हैं, क्या ये वैक्सीन सबको दी जा सकेगी और इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं? वैक्सीन के मेरिट्स और डीमेरिट्स अभी भी फेज 3 ट्रायल जो शुरू हुए हैं, हमारी कंट्री में भी शुरू हुआ है, तो उसके बाद ही पूरा क्लियर होगा कि वैक्सीन कितनी एफिकेशियस है, कितने लोगों में असर करती है, और अगर कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो वो पूरे ज्यादा लोगों में करके कितने लोगों में पाया जाता है। उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि मेरिट क्या है और डीमेरिट क्या है।
इसी चीज को पता करने के लिए ट्रायल्स होते हैं जो अभी चल रहे हैं। हम अपने बर्तन को घरों में साफ करते हैं और जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे जैसे साबुन उतना उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में क्या राख से बर्तन साफ करने से कोरोना के वायरस नष्ट हो जाते हैं? जैसे कि देखा गया है कि कोरोना वायरस बर्तनों में 4 से 6 घंटे तक रहता है। अगर साबुन नहीं है या लाख से भी धो के रखेंगे तो जहां तक चांस है कोरोना वायरस उस पर नहीं रुकेगा। कई बार जब कोरोना के मरीज होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि डेंगू या दूसरी बीमारियों में प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है शरीर के अंदर, तो क्या कोरोना में भी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं हमारे शरीर में? जी बिल्कुल, ऐसा देखा गया है। कोरोना में भी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और साथ साथ टीएमसी काउंट होते हैं वो भी कम हो जाते हैं मरीजों में। तो ऐसे में यहाँ पे जब भी प्लेटलेट्स की बात होती है, या जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारे शरीर की जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको बनाए रखते हैं ये सब, तो यहाँ पे इम्यूनिटी एक ऐसी चीज है जिसकी आज की डेट में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और लोग भी तरह तरह से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने में लगे हुए हैं। किस तरह से इम्यूनिटी हेल्प करती है हमको बीमारियों से लड़ने के लिए, और हमें किस तरह का अपना खान पान, अपनी जो लाइफ स्टाइल है, किस तरह से हम रखें कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा पाएं? इम्यूनिटी को बढ़ाने का 2-3 तरीके होते हैं। पहले से बीमारी है, जैसे शुगर है, बीपी है, तो इनका नियमित रूप से इलाज करना है। और ये नहीं कि मेरे को शुगर है पर बॉर्डर लाइन है, मैं इलाज नहीं कराऊं। अगर आपको शुगर है तो आपको इलाज करना है। इलाज दवाइयों से भी होता है, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन थेरेपी से भी होता है। कोई भी बीमारी है उसका इलाज आपको प्रॉपरली करना है। दूसरा है सेहतमंद खाना खाना है, और तीसरा है इम्यूनिटी के लिए आपको रूटीनली व्यायाम करना चाहिए। डॉक्टर नीतीश, जैसे कि अगर हम दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों की बात करें, यहाँ पे लोगों के पास सब कुछ है, जिंदगी की आपाधापी में अपने लिए इंसान समय नहीं निकाल पाता। लेकिन कोरोना ने कहीं न कहीं जिस तरह से लोगों ने अपनी इम्यूनिटी के लिए, अपने लाइफ स्टाइल के लिए, जीवन शैली के लिए जिस तरीके से, क्योंकि जब लॉकडाउन था लोग घरों में थे तो उन्हें कई अपनी जीवन शैली में एक परिवर्तन करने का मौका मिला, और शायद यही वजह है, चाहे वो डर की वजह से हो कि उन्हें कोरोना न हो जाए, लोगों ने अपने खान पान में परिवर्तन किया, अपनी जीवन शैली में परिवर्तन किया, और जैसा कि आपने बताया कि नियमित रूप से व्यायाम या योग या इस तरह की प्रक्रिया अपनाई, वो स्वस्थ रहें। डॉक्टर नीतीश, देखिए इस समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी की गंभीरता को भी समझ रहे हैं। इस पैंडेमिक के बारे में भी सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है, हर तरह के मीडियम से, मास मीडिया से हम लोगों को बार बार जागरूक कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की आपने बात की, वो इसको नहीं अपनाता और बहुत कैजुअल अप्रोच होती है इसको लेकर, और वो कहते हैं कि इससे क्या होगा। तो ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहूंगा, बीमारी हम सब देख रहे हैं कि जिसके घर में बीमारी हो रही है उसी को पता है कि कितनी खराब बीमारी है। आपको बाहर से ऐसा लगता है कि क्या हो जाएगा, जिसके यहाँ हो रहा है वही एक आपको बता सकता है कि क्या क्या हो सकता है इस बीमारी से। तो मेरी यही विनती रहेगी, जो लोग नहीं फॉलो करते इस बिहेवियर को, अपने लिए और अपने परिवार के लिए प्लीज इस बिहेवियर को फॉलो करना शुरू करें। यही एक चीज है जो हमें इस महामारी से बाहर निकाल पाएगी। बिल्कुल, तो जैसा कि डॉक्टर नीतीश कह रहे हैं कि जो छोटी छोटी बातों का आपको ख्याल रखना है, आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, आपको छोटी छोटी बातें जो है हैंड हाइजीन का पालन करना है। अगर आप इन सब चीजों को अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर हम कोरोना से इस जंग को जीत पाएंगे। डॉक्टर नीतीश, वैक्सीन की इफिकेसी के ऊपर है, क्योंकि बहुत सारी हमने देखा कि पीछे रिपोर्ट्स भी आई कि बहुत कंपनीज ने जल्दबाजी दूसरे देशों में करी इसको लाने में, लेकिन हमारे देश में जब तक सारे वैज्ञानिक इस बात से कंफर्म नहीं हो जाते हैं कि इसकी इफिकेसी बेहतर हो, एक पर्टिकुलर जो स्टैंडर्ड है उससे ज्यादा हो, तब तक वो वैक्सीन बाजार में नहीं आएगी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, वैक्सीन एक लैब एफिकेसी होती है और जब आप पब्लिक को देते हैं तो उसकी एफिशिएंसी होती है। तो एफिशिएंसी होती है कि आप अगर वैक्सीनेट कर रहे हैं लोगों को तो कितने लोगों को आगे जाके कोरोना नहीं होगा। किसी भी वैक्सीन की एफिशिएंसी कम से कम 70% होनी चाहिए कि अगर आप 100 में 100 लोगों को दिया है तो एटलीस्ट 70 को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। वैक्सीन डीप फ्रीजर में जाएगी कि नॉर्मल फ्रिज में रखे जा सकती है, तो वो डिपेंड करेगा किस टाइप की वैक्सीन बन रही है। हर वैक्सीन को स्टोर करने का तरीका अलग होता है और फैसिलिटीज के हिसाब से ही वो वैक्सीन लॉन्च होगी। डॉक्टर नीतीश, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नितेश गुप्ता से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।